हेलो स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं अगला उर्वरक। यहाँ पर हमने 6 नंबर वाला उर्वरक लिख दिया है म्यूरेट ऑफ पोटास KCl। इससे पहले 5 नंबर पर आपको लिखना है सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिसे कि हम इसी वीडियो के इस जो ये खनिज पर ये जो हम उर्वरक पढ़ रहे हैं इसके जस्ट बाद में पढ़ेंगे, तो उसको आपको पहले लिखना है। अपने नोट्स में जो 5 नंबर वाला है उसको पहले लिखना है और इसको बाद में लिखना है। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको नोट्स में इसे 5 नंबर के बाद में ही लिखना है। तो देखिए, म्यूरेट ऑफ पोटास KCl, इसका रासायनिक नाम क्या होगा? तो हम देखते हैं, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। अब जो पोटेशियम क्लोराइड है KCl है, वो कौन सा उर्वरक है? वो है म्यूरेट ऑफ पोटास। ये आपको याद रखना है। यह नमक प्लस मिर्च के मिश्रण जैसा बाजार में मिलता है। यानी कि हम बात करें कि ये बाज़ार में कैसा मिलता है, तो बाज़ार में यह जैसे हम घर में नमक और मिर्च को एक जगह मिलाकर उसका मिश्रण बनाएं, जो वो मिश्रण दिखाई देता है, ऐसा हमें ये बाज़ार में दिखाई देता है। जब हम इसे खरीदते हैं तो इसके जो पैकेट है हम उसको खोलेंगे तो उसके अंदर हमें जो दिखाई देगा वो इस प्रकार दिखाई देगा जैसे नमक और मिर्च का कोई मिश्रण हो। तो यही लिखा है, यह नमक प्लस मिर्च के मिश्रण जैसा बाजार में आता है। इसे सिल्वोइट या कॉर्नेलाइट खनिज अयस्कों के क्रिस्टलीकरण तथा पल्लवन विधि प्रक्रमों द्वारा प्राप्त किया जाता है। अर्थात सिल्वोइट या कॉर्नेलाइट जो खनिज अयस्क होते हैं उनके क्रिस्टलीकरण या पल्लवन की विधि से इसे बनाया जाता है। अब बात करें इसके संगठन की, तो देखिए इसका संगठन क्या होता है। इसमें नमी होती है 0.5%, यानी कि नमी कितनी है इसमें? 0.5%। और इसमें कुल पोटास, हम क्या पढ़ रहे हैं? म्यूरेट ऑफ पोटास, यानी कि इसमें हम पोटेशियम, हमने प्रमुख तत्व पढ़े थे। प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन से हैं? NPK, सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। तो हमने नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों के उर्वरक पढ़ लिए हैं। तो ये पोटेशियम है, ये भी कैसा है? यह एक मुख्य पोषक तत्व है जो पौधों के लिए आवश्यक होता है। तो जो कुल पोटास है, इसमें कुल पोटास होता है वो होता है कितना? 60%। और इसमें सोडियम की मात्रा होती है 3.5%। अब आगे देखते हैं इसके अन्य गुण। इसमें गुण क्या होते हैं? तो इसका पहला गुण है कि ये जल में शीघ्र घुलनशील होता है, यानी कि इसे हम पानी के जस्ट बाद देते हैं क्योंकि ये पानी में शीघ्र घुल जाता है। यह मोटा या बारीक क्रिस्टलीय लवण है। अब ये मोटा या बारीक क्रिस्टलीय लवण यानी क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। वर्तमान में यह मोटे दानेदार रूप में बाजार में बिकता है। यानी कि हम बात करें कि ये हमें बाजार में किस रूप में मिलेगा, तो यह मोटे दानेदार रूप में बाजार में बिकता है। यह शुद्ध रूप से सफ़ेद रवेदार होता है। यानी कि हम बात करें कि ये शुद्ध रूप में कैसा होता है, तो ये शुद्ध रूप में सफ़ेद रवेदार होता है, यानी कि क्रिस्टल जैसा होता है। किंतु आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति में इसका रंग लाल हो जाता है। इसीलिए हमने कहा था कि यह बाजार में हमें नमक प्लस मिर्च के मिश्रण जैसा दिखाई देता है। यह उर्वरक आर्द्रता ग्राही नहीं होता है, अर्थात यह उर्वरक आर्द्रता को ग्रहण नहीं करता है। तो ये हमारे इसके जो म्यूरेट ऑफ पोटास है उसका संगठन हो गया और गुण हो गया। अब देखते हैं इसकी मृदा में अभिक्रिया और फसलों पर प्रभाव। तो मृदा अभिक्रिया हम देखते हैं, इस उर्वरक को मृदा में मिलाने पर यह आयनित होकर पोटेशियम और क्लोराइड आयनों में वियोजित हो जाता है। यानी कि जब हम KCl जो हमारा पोटेशियम और मोराट जो ये उर्वरक है, इसको यदि हम मृदा में डालेंगे तो क्या होगा? ये पोटेशियम प्लस कैल्शियम माइनस आयनों में वियोजित हो जाएगा। तो वो चीज़ कही गई यहाँ पर। इस उर्वरक को मृदा में मिलाने पर यह आयनित होकर पोटेशियम और क्लोराइड आयनों में वियोजित हो जाता है। दूसरा है कि जो पोटेशियम आयन है, पोटेशियम आयन मृदा कोलाइडों पर अधिशोषित हो जाता है। यानी कि इसमें जो पोटेशियम आयन में जो वियोजित हुआ है, तो जो पोटेशियम आयन है वो मृदा कोलाइडों पर अधिशोषित हो जाता है। तीसरा है, यह एक उदासीन उर्वरक है, अतः मृदा में अम्लीयता एवं क्षार उत्पन्न नहीं करता। क्योंकि यह एक उदासीन उर्वरक है, इसलिए क्या नहीं होता? उदासीन उर्वरक होने की वजह से यह मृदा में अम्लीयता या क्षारीयता उत्पन्न नहीं करता है। नंबर 4 लिखा हुआ है, क्षारीय मृदाओं में इस उर्वरक के प्रयोग से मृदा में
कैल्शियम आयन जमा होने से फसलों के लिए यह विषैला होता है, अतः क्षारीय मृदाओं में इसका प्रयोग जैविक खाद के साथ करना चाहिए। देखिए यहाँ पर जब इसे हम क्षारीय मृदा में डालते हैं तो क्षारीय मृदाओं में कैल्शियम जो हमारा क्लोराइड आयन था वो क्या हो जाता है, वो जमा हो जाता है, और जो क्लोराइड आयन है वो फसलों के लिए विषैला होता है। इसलिए इसका प्रयोग यदि हम क्षारीय मृदा में करते हैं तो हमें इसके साथ जैविक खाद अवश्य रूप से प्रयोग में लेना चाहिए। बाकी अम्लीय मृदाओं में इसका कोई विषैला प्रभाव नहीं होता है। अब देखते हैं इसके फसलों पर प्रभाव। देखिए फसल प्रभाव नंबर 1 है कि इसे फसल किस रूप में ग्रहण करती हैं, तो फसल इसे पोटेशियम आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो पहला पॉइंट यही है, इसे फसल पोटेशियम आयन के रूप में ग्रहण करती हैं। और ये फसल जैसे ही हम इसे भूमि में डालते हैं तो डालने के साथ ही किसमें टूट जाता है, यह पोटेशियम और क्लोराइड आयनों में टूट जाता है। तो ये जो इसका जो पोटेशियम है वो फसलों को जल्दी या शीघ्र प्राप्त हो जाता है। तो दूसरा पॉइंट ये लिख दिया कि इसका पोटेशियम फसलों को शीघ्र प्राप्त होता है। तीसरा, दलहनी फसलों में इसका प्रयोग करने से नाइट्रोजन स्थिरीकरण अधिक होता है। हम जानते हैं कि जो दलहनी फसलें होती हैं उनमें क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा। तो जिन फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण अधिक होता है उनमें यदि इसका प्रयोग करें तो जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है उसकी मात्रा बढ़ जाती है इसके प्रयोग से। दलहनी फसलों में इसका प्रयोग करने से नाइट्रोजन स्थिरीकरण अधिक होता है। अगला है, खाद्यान्न वाली फसलों में इसका प्रयोग लाभकारी है। खाद्यान्न फसलें यानी कि जिन्हें हम खाने काम लेते हैं, जैसे गेहूँ है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, उन सभी फसलों में इसका प्रयोग लाभकारी है। नंबर 5 है, क्षारीय मृदाओं में इसका प्रयोग विषैला होता है। ये हम अभी देख चुके हैं कि क्षारीय मृदाओं में इस उर्वरक का प्रयोग विषैला होता है। क्यों होता है, क्योंकि क्षारीय मृदाओं में जो क्लोराइड आयन है वो क्या करते हैं, क्लोराइड आयन विषैला प्रभाव डालते हैं। नंबर 6, इसका प्रयोग कैसे करें, तो इसका प्रयोग बुवाई से पूर्व ओरकर करना चाहिए, यानी कि बुवाई होने से पूर्व इसे ओरकर प्रयोग में करना चाहिए। अगला है, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, आलू, चुकंदर में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें उपस्थित क्लोरीन माइनस आयन या क्लोराइड आयन इनकी गुणवत्ता को खराब कर देता है। तो ये हो जाएंगे इसके फसलों पर प्रभाव। तो ये हो गया हमारा ये वाला उर्वरक। अब देखते हैं जो हमारा 5वां नंबर का उर्वरक छूट गया था, सिंगल सुपर फास्फेट। अब हम उसको देखते हैं, 5वां उर्वरक सिंगल सुपर फॉस्फेट। देखते हैं 5वां उर्वरक सिंगल सुपर फॉस्फेट। अब जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है उसे किससे बनाया जाता है, तो इसका उत्पादन रॉक फॉस्फेट तथा गंधक के तेजाब से किया जाता है, और इसको मोनो कैल्शियम फॉस्फेट भी कहते हैं। जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है इसका दूसरा नाम क्या है, मोनो कैल्शियम फॉस्फेट है। और इसका रासायनिक सूत्र देख लीजिए, रासायनिक सूत्र ये होता है इसका, कैल्शियम H2PO4 का ट्वाइस और H2O, ये होता है इसका रासायनिक सूत्र। अब बात करें इसके संगठन की, तो इसमें नमी होती है 1.2%। इसमें फास्फोरस की मात्रा होती है 16% और मुक्त फास्फोरिक अम्ल होता है इसमें 4%। तो देखिए इसमें जो फास्फोरस है उसकी मात्रा कितनी है, 16%। अब देखिए इसके गुण देखते हैं, तो यह बादामी रंग का चूर्ण अथवा दानेदार रूप में होता है। इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग बादामी होता है, और यह चूर्ण यानी कि पिसा हुआ या दानेदार रूप में होता है। इसकी गतिशीलता बहुत कम होती है, दूसरा पॉइंट यह है। तीसरा पॉइंट है कि यह जल में घुलनशील होता है। चौथा पॉइंट है, इसमें स्वतंत्र अम्ल, मुक्त फास्फोरिक अम्ल पाया जा रहा है, इसमें स्वतंत्र अम्ल होता है, अतः इससे अम्लीय गंध आती है। इसे पॉलीथीन के बोरों में बंद किया जाता है, यानी कि ये जो इसकी जो पैकिंग आती है वो पॉलीथीन के बोरों में आती है। अब आगे देखते हैं मृदा में अभिक्रिया, कि किस प्रकार से इसकी मृदा में अभिक्रिया होती है। देखिए मृदा अभिक्रिया, यह मृदा नमी में आसानी से घुल जाता है, हल्की, अम्लीय, उदासीन तथा
चूना युक्त लवण प्रभावित मृदाओं में प्रयोग करने पर डाई कैल्शियम फॉस्फेट तथा ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट बनते हैं। अब ये डाई कैल्शियम फॉस्फेट और ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट किस प्रकार बनते हैं देखिए। मोनो कैल्शियम फॉस्फेट क्या है, हमारा सिंगल सुपर फॉस्फेट है। तो ये मोनो कैल्शियम फॉस्फेट अभिक्रिया करता है किससे, कैल्शियम बाई कार्बोनेट से। कैल्शियम बाई कार्बोनेट से अभिक्रिया करने पर बनता है इसमें डाई कैल्शियम फॉस्फेट। क्या बनेगा, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, जिसे हम शॉर्ट में DCP बोल देंगे। अब दूसरा देखिए, ये जो हमारा मोनो कैल्शियम फॉस्फेट है, यदि ये इसके दो अणु से अभिक्रिया करें तो इससे बनेगा ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, जिसे हम बोल देंगे TCP। अब जो DCP है, DCP मृदा जल में उपस्थित कार्बोनिक अम्ल में घुलकर धीरे धीरे पौधों को प्राप्त होता है, जबकि जो TCP है, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट है, वो जल में अघुलनशील होता है। तो इस प्रकार से हम इनको देख लिया। अब आगे और देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है इसमें। तो आगे अधिक अम्लीय मृदाओं में आयरन व एल्युमिनियम के साथ मिलकर इनके फॉस्फेट बनते हैं, इससे स्थिरीकरण अधिक होता है। तो उस चीज़ को हम अभी देख लेते हैं। देखिए आगे मृदा क्रिया में आगे दिया हुआ है कि अधिक अम्लीय मृदाओं में आयरन व एल्युमिनियम के साथ मिलकर इनके फॉस्फेट बनते हैं, इससे फॉस्फोरस का स्थिरीकरण हो जाता है। देखिए ये मोनो कैल्शियम फॉस्फेट अब क्रिया कर रहा है आयरन ऑक्साइड से, इससे क्या बनेगा, आयरन फॉस्फेट बनेगा और डाई कैल्शियम फॉस्फेट बनेगा। तो यहाँ पर देखिए आयरन फॉस्फेट बन गया, इससे क्या हुआ, फॉस्फोरस का स्थिरीकरण हो गया। इसी प्रकार देखिए कि एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पर एल्युमिनियम फॉस्फेट बनता है और DCP बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसकी अभिक्रियाएं हो जाती हैं। इनको आप अपने नोट्स में लिख सकते हो। अब इसके बाद अगला आता है इसका फसलों पर प्रभाव। तो जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है उसका फसलों पर प्रभाव है, उसे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।